आप सब लोग को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सर आवाज क्लियर आ रही है क्या सभी को? ओके, 1 मिनट। चलिए, सॉरी फॉर डिले। ठीक है, माइक अरेंजमेंट कर रहा था। बेटा आप जो भी पढ़ाया था उसमें लास्ट लेक्चर में मैंने जितना ही पढ़ाया है उसमें से किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन आपको जैसा तो समझ में नहीं आया हो? सर आपने बुक नहीं भेजी थी, जो आप कह रहे थे ना आप बुक भेज देंगे पीडीएफ फॉर्म में, सर बुक नहीं आई ग्रुप पे। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने आपके ग्रुप में भी कहा था, एक ग्रुप में और मैंने कहा था उनको मैंने भेजा है। चलिए मैं आपको आज आज मैं श्योर भेज दूंगा। आप ग्रुप में एक बार मैसेज कर देना, क्लास के बाद मैं भेज दूंगा। आज वैसे भी मैं ध्यान रखूंगा। सर उसने सर करी थी, विपुल ने करी थी सर, लेकिन तब भी नहीं आई, लेकिन सर मैं कर देंगे आज। ठीक है, मैं आज ध्यान से भेज दूंगा। चलिए बेटा, जिसने जितना भी पढ़ाया है उसमें से आपको किसी कुछ पूछना है? लास्ट लेक्चर में जो भी हमारे लेक्चर में चल रहा था उसमें से किसी कोई पार्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? ठीक है, अब आप लोग में से कोई एक लोग बताइए लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? सर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे सर वॉल्यूम रिलेटेड के। अगर हमने 2 क्वेश्चन करवा चुके थे, 3 लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सॉरी। बेटा मैंने क्या कराया था? सर हम लास्ट क्वेश्चन करवाया था, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर ऑफ H2O एट STP। अच्छा ठीक है, 1.8 लीटर ऑफ H2O at STP। ठीक है, STP के मैंने क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
ठीक है, चलिए हम किसी एटम को रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक्स एटम था, यहाँ पे जेड लिखा है और इस पॉइंट ए लिखा है, या फिर आपको दूसरी टाइप से ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा एक्स जेड ए। ठीक है, जेड का मतलब आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ए का मतलब आपका मास नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब किसके बराबर ये होता है, हमारे एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा जब एटॉमिक मास की बात आएगी, ठीक है, एटॉमिक मास हो गया या मॉलिक्यूलर मास हो गया, कुछ भी आता है उसमें प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है। लेकिन दोनों के मास में देखिए कितना फर्क है। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का भी अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है 1.67 इंटू 10 की -27 किलोग्राम। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास की बात करेंगे तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। ठीक है, इतना डिफरेंस कितना है, अप्रोक्सीमेट 10 की पावर -4 का। इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल कंसीडर करते हैं, तो जब मास नंबर होता है वही आपके एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, अब रीजन पता चलिए क्यों होता है मास नंबर एटॉमिक मास। प्रैक्टिकली दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन पे हमारी वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम आती है, इसलिए जो हमारा मास नंबर आता है हम उसी को एटॉमिक मास बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। जैसे O8 16, एल्यूमिनियम 1327, CO2 CO3 2 माइनस। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, एक चीज रह गया हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, ये आपके बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की। कंडीशन क्या है, इफ एटम और मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल बाहर हो गया स्क्रीन से, इज न्यूट्रल मतलब आपके मॉलिक्यूल या एटम पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर चार्ज प्रेजेंट है देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज किसमें होगा, जब आपका निगेटिवली चार्ज रहेगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज का मतलब हमने उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया है। पॉजिटिव चार्ज में आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस ऑफ चार्ज। यहाँ लिख लीजिए माइनस ऑफ चार्ज, ये हमारे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। सर एक बार दोबारा समझाना, लैग कर गया था नेट। जी सर ये कंडीशन जो आपने बताया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वो कंडीशन से सर एक बार दोबारा समझा देना नीचे से, हाँ मैं इंटरनेट लैग समझा कर दूंगा। गया। अभी मैंने देखो लिखा क्या है कि अगर आपके एटम या मॉलिक्यूल पर निगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे टोटल मॉलिक्यूल में प्लस आप चार्ज जोड़ देना, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर आपके एटम या मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज लगा तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगी, बस उसमें से चार्ज माइनस करना है। तो नेगेटिव चार्ज होगा दैट इज प्लस चार्ज करना है, और नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसमें से जितना चार्ज होगा उसको माइनस करना है। ओके।
ठीक है, नोट कर लिया सबने, आगे चले। ठीक है, अब आपके एग्जांपल्स पे चलते हैं, एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए, अगर ऑक्सीजन 816 को हम सॉल्व करें, पहला अपना O816 लेते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम पहले बात करते हैं O816 की, ठीक है, तो O816 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, कितना आएगा 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, तो देखिए प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बना के क्या होता है, मास नंबर होता है। यानी मास नंबर किसके बराबर है, होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर 8 हमारे पास प्रोटॉन है, नए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 8, मास नंबर हमको कितना गिवन है 16, दैट मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहेंगे 8 के बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं 8, एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे 8। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे, एटॉमिक नंबर कितना है 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, तो एटॉमिक मास कितना है 27। ठीक है, 13 प्रोटॉन है, यानी बचे हुए क्या होंगे न्यूट्रॉन होंगे, तभी तो 27 आया, यानी आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 14। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो न्यूट्रल है ओवरऑल एटम, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं CO2 पर। ठीक है, देखिए इसमें अलग अलग एटम है, तो हर एक एटम को आप अलग अलग काउंट करके पूरे मॉलिक्यूल के लिए काउंट कैसे, जैसे हम मास काउंट करते थे मॉलिक्यूलर मास, हम क्या करते थे हर एक एटम का अलग अलग मास निकाल लेते थे, फिर उनका टोटल मास कर देते थे, तो हमारा क्या आ जाता था मॉलिक्यूलर वेट। या एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन की कितना होता है 8 और 16। ठीक है, कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 6, हमारे पास यहाँ कितने कार्बन है 1, यानी 6 तो कार्बन की वजह से हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है 8, एक टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 16 प्लस 6 22। न्यूट्रॉन की बात करें तो 6 न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है इसमें। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 6 22। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 8, दो ऑक्सीजन एटम के लिए लिख रहे हैं तो 8 2 16 प्लस 6 22। बेटा ये 3 पार्ट में किसी को भी कोई डाउट है क्वेश्चन तो पूछ सकता है। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाला CO2 का, एक बार आप रिपीट कर देंगे। क्या है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाला CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा देखो मैंने कार्बन को अलग लिख लिया, ऑक्सीजन को अलग लिख लिया। ठीक है, अब एक कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन आएंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो एक कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन आए 6, एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन आएंगे जितने उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर क्या है 8। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के एटम कितने यूज हुए CO2 में 2, दैट मींस कितने प्रोटॉन रहे होंगे ऑक्सीजन की वजह से 16, कार्बन की वजह से कितने रहे होंगे 6, टोटल प्रोटॉन कितने होंगे 22। हेलो सर। हाँ जी सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के लिए थे, तो तीनों वही कर दिए हैं, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8। और यहाँ पे आपने लिखाया था कि यहाँ पे लिखा था एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में भी यही कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यही कर दिया। बेटा बाई चांस इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं, प्रोटॉन के बराबर आ रहा है, वैसा कोई जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल डिफरेंट ही हर क्वेश्चन में आएगा, इसमें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम आए थे आपके ऑक्सीजन में। हाँ सर ये भी है। ठीक है, मास नंबर से हम कंपेयर कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन को बराबर कर दिया, हम एग्जैक्टली मास नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। टोटल मास नंबर है 16, उसमें प्रोटॉन है 8,
तो बचा हुआ क्या न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन कितना बचा है 8 बचे हैं। ओके सर, तो ठीक है सर, इस तरीके से करेंगे। चलिए CO2 वाले में किसी को कोई डाउट है? बेटा डाउट हो तो बोलो, मैं इसको दोबारा से और डिटेल से लिख के बता दूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, अदरवाइज मैं CO3 2- पे चलो फिर। ठीक है, अब आते हैं CO3 2- पे। CO3 में एक कार्बन एटम है। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अलग अलग सेपरेटली नहीं कर रहा हूँ, आप समझ के होंगे। एक कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, 36, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 24, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 30। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 12 में से 6 गया 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में कितने 16 में से 8 गया 8, यानी 3 ऑक्सीजन यानी 24, एक कार्बन यानी 6, टोटल कितने हो गए 30। अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जब आपका मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो। यहाँ पे चार्ज क्या लग रहा है -2 का, ठीक है, -2 का मतलब हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया एक्स्ट्रा, राइट, होने कितने चाहिए थे 30, नेगेटिवली चार्ज है तो टोटल कितने होगा 30 + 2 दैट इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन। चलिए नोट कर लिया सबने? ठीक है, आपको एक मैं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन उसको ध्यान से समझिएगा अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है वो किस वजह से आता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमने लिया Al+3। अब मैं ये बताओ चार्ज की बेटा यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, एनीवन? चार्ज किसे में कूलम में, परफेक्ट, ठीक है। Al+3 का मतलब क्या है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है 3 कूलम। Al+3 का मतलब क्या है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है +3 कूलम। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अगर बोल रहे हो तो आप। 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन अपने दिए हैं तो 3 किलोमीटर चार्ज नहीं हुआ। हाँ, इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है, देखिए दो चीजें, दो एटम में अलग अलग देता हूँ, O-2 और Al+3। देखिए हुआ क्या है कि एल्यूमिनियम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर ले लिए, बाहर निकाल दिए। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, ठीक है, और मास नंबर क्या होता है 27। हमें मास नंबर से भी कोई लेना देना नहीं है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, दैट मींस एल्यूमिनियम के पास अभी कितने 13 प्रोटॉन है और क्या है 13 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होता है प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसके बराबर होता है -E के बराबर चार्ज होता है। प्लस E का मतलब 1.6 पॉजिटिव के साथ इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और -E का मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यानी एक पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव चार्ज को दूसरा रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एम्पलीट्यूड में दोनों की वैल्यू आपकी क्या आती है सेम आती है। तो चार्ज में अगर कंपैरिजन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की सेम होती है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पे अगर चार्ज की वैल्यू पूछेगा तो क्या आएगा 0, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो जो 13 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास में, ठीक है, उसमें से 3 निकाल लिया,
इसका मतलब हमारे एटम में पॉजिटिव वाले ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो गई, ठीक है। इसका मतलब Al+3 के ऊपर जो चार्ज लगा है वो किसकी वजह से लगा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, 13 के 13 कांस्टेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में बदलते नहीं क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अभी बेटा किसी का माइक ऑन है, बेटा म्यूट कर लो, ठीक है। एल्यूमिनियम के या किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू नहीं बदलती है, कोई भी कंडीशन ये कोई न्यूक्लियर रिएक्शन ना हो रही हो, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, हमने पढ़ा होगा, एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो जब भी हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के, और अगर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के। दोनों केस में इलेक्ट्रॉन ही घटेगा बढ़ेगा, प्रोटॉन घटेगा बढ़ेगा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब एल्यूमिनियम पे चार्ज लगाते हैं +3 का तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं बदलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बदल जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आउटर सेल में क्या होता है कि हमारा एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इसी को हम अगर बाहर निकाल लेते हैं तो चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, इसी को हम एक्स्ट्रा अगर अंदर डाल देते हैं तो चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव। इसमें चार्ज किसके बराबर है, +3e के बराबर। इसमें एक्सेस चार्ज कितना है, -2e के बराबर। एक्सेस चार्ज की बात बता रहा हूँ। इसमें कितना है एक्सेस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में +3e के बराबर। इसमें कितना एक्सेस चार्ज है, प्रोटॉन के कंपैरिजन में -2e के बराबर, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें 13 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दैट मीन्स इसमें चार्ज की वैल्यू 13 प्रोटॉन है प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 13 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, +3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या +3e के बराबर। इसमें चार्ज कितना आएगा, 8 + 10, इसकी वैल्यू किसमें होती है, माइनस में, इसकी वैल्यू किसकी होती है, प्लस में, यानी इसमें चार्ज क्या आएगा, -2e के बराबर। e की वैल्यू क्या आप पुट करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेटा जो मैंने अभी बताया वो समझ में आया आपको? सर सेकंड वाले में ओ 2 माइनस में सर अगर इक्वल टू 2e आ रहा है, -2e आएगा सर, तो हाँ, फिर जाएगा -2e -1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे तो सर वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। नहीं, -2e के बराबर आएगा ना सेकंड वाले में। हाँ सर, तो लेकिन आखिरी में जो वैल्यू होगी वो तो हमारी पॉजिटिव आएगी ना, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, -2e मैं इस माइनस को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, अच्छा ओके। ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन को इसमें मेजर कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैंने -2e बोला। इसमें प्रोटॉन को मेजर कर रहा है इसलिए +3e बोला, ठीक है। e की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। ओके नोट कर लिया सबने? हेलो सर। हाँ जी। सर ये पॉजिटिव ई माइनस ई का मतलब क्या है सर यहाँ पे? बेटा जैसे चार्ज की दो दो वैल्यू होती है ना, या तो चार्ज पॉजिटिव में होगा या तो निगेटिव में होगा, न्यूट्रल कभी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज वैल्यू को प्रोटॉन कहते हैं और निगेटिवली चार्ज वैल्यू को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और दोनों चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होती है। जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, दो पेन कर दिया अलग अलग, मतलब पेन और कैप अलग अलग कर दिया, ये पेन रहा और ये इसका कैप रहा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दोनों चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, दोनों चार्ज पार्टिकल है। तब मुझसे पूछा कि भाई इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है,
तो मैंने कहा पेन और कैप दोनों के एम्पलीट्यूड की वैल्यू सेम है। फिर मुझसे पूछा जाएगा चार्ज का साइन क्या है, ठीक है, मतलब चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली है कि निगेटिवली है। फिर मैंने बोला कि ये पेन वाला पॉजिटिव है, कैप वाला निगेटिव है। पेन वाला पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन है, कैप वाला निगेटिव है, दैट मींस वो आपका इलेक्ट्रॉन है। सर लेकिन यहाँ पे तो आपने इलेक्ट्रॉन को दोनों ले लिया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। नई वैल्यू मैंने ई दोनों जगह कांस्टेंट लिखा है। मैंने ई को एक चार्ज की वैल्यू है जिसको मैंने कांस्टेंट माना हुआ है। ओके। प्रोवाइड द फर्स्ट इनिशियल, बेटा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा, वहां डिस्कस कीजिएगा खूब डिटेल से कि 2 इलेक्ट्रॉन के होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन के होते हैं। ठीक है, डन, नोट कर लिया सबने? ठीक है, ओके। चलिए अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन ठीक है, आपको Na की वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻23। क्वेश्चन में लिख लेना कि गिवन है, और E की वैल्यू आपको गिवन है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। माइनस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। चलिए बताइए आंसर क्या है। 9.6 × 10⁻4 कूलम। ठीक है, देखिए सही आंसर है 9.6 × 10⁻4 कूलम चार्ज की वैल्यू आएगी। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर वैल्यू के साथ करते हैं तो आता है 96485 कूलम। अगर हम सब कुछ एग्जैक्ट वैल्यू रखें 6.022 या 6.023 इंटू 1.67 ये वैल्यू रख करके सॉल्व करें तो हमारा आता है अप्रॉक्सीमेट 96485 कूलम। बेटा इसी को 1 फैराडे कहते हैं। आप लोग आगे लिख लीजिएगा, आपका ये 12th के चैप्टर में आएगा, ये आपको वहाँ डिटेल्स आएगा। तो 1 फैराडे को हम इसको कहते हैं। 1 फैराडे के बगल में आप एक लाइन लिख लीजिए, 1 फैराडे इक्वल टू, फैराडे की आपकी स्पेलिंग है FARADAY। 1 फैराडे इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज ऑन मत करना, ऑफ करना। टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल सी बात है। 1 फैराडे हमने क्या डिफाइन किया कि हमने इलेक्ट्रॉन एक कंटेनर में रख करके बंद करना स्टार्ट किया। हमने उस कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रखे हैं, 1 मोल के बराबर। मतलब 10 20 30 40 नहीं, कितने रखे हमने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के बराबर है। यानी एक इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ऐसे हमने कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास जमा कर लिए, 1 मोल के बराबर, यानी 6.022 × 10⁻23। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने रख लिया। अब हमसे पूछा जितने आपने इलेक्ट्रॉन कलेक्ट किए हैं उन टोटल इलेक्ट्रॉन्स का, आपके पूरे कंट्री में जितना हमने भरा है डब्बे में, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है। तो यानी कितना आएगा, Na की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 6 × 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, टोटल चार्ज की वैल्यू आपकी कितना है कि 9.6 × 10⁻4 कूलम।
चलिए क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट टोटल चार्ज या फिर ऐसे लिखिए, कैलकुलेट टोटल चार्ज हटा दी, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 19 ग्राम ऑफ PO4 3 माइनस, 19 ग्राम ऑफ PO4 3 माइनस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर 31 होता है। 19 ग्राम ऑफ PO4 3 माइनस। बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? फॉस्फोरस का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, मास नंबर 31 होता है। पचास इलेक्ट्रॉन फंस गए बेटा। बेटा अगर 90 ग्राम में 50 इलेक्ट्रॉन है तो PO4 3 माइनस के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अब ये तो सर आपको पीओ पता होना चाहिए, मैंने मोल कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग पढ़ा दिया है, मोल का ग्राम के साथ रिलेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल कोयल। चलिए आंसर बताइए, कुछ लोग का आया है ठीक ठाक आंसर। बेटा फेराडे की टर्म में नहीं बताना है आपको, फेराडे की टर्म में मत बताइए। और फेराडे आपके मोल कॉन्सेप्ट अभी यूज नहीं करना, वो आपके 12th का पार्ट रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें लगाइएगा दुनिया भर का फेराडे। नहीं, चलिए कुछ दो बच्चों ने शायद आई थिंक आंसर सही दिया, एक ओम सिंह एक विपुल गोयल, इन दोनों बच्चों ने आंसर सही दिया। 10 10 Na के बराबर होता है। और किसी और ने भी दिया तो हो सकता है बाई चांस मुझसे मिस हो गया हो। ये दो लोग के आंसर मैंने देखे जिन्होंने 10 Na दिया है, विपुल गोयल और ओम सिंह। ठीक है, ये आंसर 10 Na सही है। देखिए ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे इस चार्ट में, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिखे हैं बेटा, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल या एक एटम के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, और जैसे ही आप ग्राम में एंटर करोगे तो ग्राम में एंटर करते ही फिर शुरू हो जाता है आपका नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। देन ग्राम में एंटर करो या मॉलिक्यूलर वेट से जैसे ज्यादा वेट लोगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने टाइम्स हो जाएंगे। सपोज हमारे पास क्या है कि PO4 3 माइनस का एक मॉलिक्यूल था, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? एटॉमिक नंबर 15, 8, 32, 15, 47 एंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 50 इलेक्ट्रॉन। कितने में? सिर्फ एक मॉलिक्यूल में।
ठीक है, अब आप अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाई में बढ़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने कितने बढ़ा दिए, 19 ग्राम मॉलिक्यूल लिया है। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट निकालोगे तो टोटल कितना आएगा, सॉरी मोलर मास निकालोगे कितना आएगा आपका, 95 ग्राम आएगा। PO4 3 माइनस का मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास क्या आ रहा है, 95 ग्राम आ रहा है। तो 19 ग्राम का मतलब कितना हुआ, 19/95, दैट इज इक्वल टू 1/5 मोल। ठीक है, 1/5 मोल का मतलब PO4 3 माइनस के कितने मॉलिक्यूल, तो 1/5 मोल का मतलब क्या होता है, Na/5 मॉलिक्यूल ऑफ PO4 3 माइनस। ठीक है, Na/5 यानी Na/5, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 × 10 यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 10 Na के बराबर। हेलो सर, एक बार रिपीट करना है। अच्छा रिपीट करो बेटा, जो अभी तक हमने टोटल ऊपर पढ़ा था ना, वो सिर्फ एक एटम या एक मॉलिक्यूल के लिए था। ठीक है, अब ठीक है अगर सर। आप कोई एक फिक्स अमाउंट ऑफ मास लेने लग जाओगे, दैट मीन्स आप अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेरी करना स्टार्ट कर दिया। हमने एक मॉलिक्यूल में निकालने कितने इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है, कितने में, एक मॉलिक्यूल एक में। मिनट में सर। ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाए कि 19 ग्राम हमने लिया, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो 19 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 19/95 यानी 1/5 मोल ऑफ PO4 3 माइनस हमने लिया है। यस सर। ठीक है, एक मोल का मतलब कितना हुआ, Na, यानी हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने लिए, Na/5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ PO4 3 माइनस लिखा है। ठीक यस है, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है, तो Na/5 में कितने होंगे, Na/5 मल्टीप्लाई बाई 50। यस सर। ओके सर। क्लियर हो गया, यस सर। चलिए ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, सर ये 19 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, 19 ग्राम मॉलिक्यूल? 19 ग्राम मॉलिक्यूल, सर आपने लिखा था ना PO4 3 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा जो ऐसा, 50 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। अच्छा ये मैंने ये लिखा है कि PO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया क्या लिखा है मैंने, नहीं, उसके आगे का 19 ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ से नहीं हाँ समझ 19 ग्राम जो लिखा है एग्जैक्टली आपने सुना नहीं, फिर शायद मैं तो समझा रहा हूँ। मैंने निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PO4 3 माइनस। अब ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PO4 3 माइनस कितना हुआ, और 19 ग्राम हमें गिवन मास था, 95 हमारा मोलर मास था, यानी 1/5 मोल ऑफ PO4 3 माइनस हुए। एक मोल में टोटल कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na के बराबर, तो 1/5 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, Na/5 मॉलिक्यूल होंगे PO4 3 माइनस के। ठीक है, टोटल ठीक है मॉलिक्यूल हमें ठीक है। पता चल गए, एक ओके मॉलिक्यूल ओके में इलेक्ट्रॉन कितने, 50, यानी Na/5 मल्टीप्लाई बाई 50। ओके ओके। बेटा समझ में आ गया सबको, ठीक है, आ गया तो अगले क्वेश्चन का आंसर सही से ही देना, नहीं सबको लटकाऊंगा उल्टा पकड़ के। ठीक है, ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस containing 20 Na इलेक्ट्रॉन
चलिए अब आंसर बताइए। आराम से समझ के सॉल्व कीजिएगा। आपको एक बार लिखना इक्वेशन आ गया तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने में टफ नहीं है। Sir, please repeat the question. Calculate the mass of CO gas, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, containing 20 Na इलेक्ट्रॉन। बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन है। ग्राम। ये 3 लोग का 40, 1 लोग का 20, बाकी लोग का आंसर क्या है भाई? टोटल 17 लोग हैं और अभी से 5 लोग का आंसर आया है। 40 40 40 20 40 40। चलिए बेटा भानु प्रताप सिंह आप बताइए आपने कैसे सॉल्व किए? मेरी आवाज क्लियर आ रही है भानु आपको? चलिए नहीं आ रही है। बेटा तरुण आप बताओ कैसे सॉल्व किया आपने? 40 ग्राम कैसे आंसर आया? तो आप आवाज मेरी आवाज आ रही है तरुण आपको? सर मैं बताता हूँ, सुनो। आप बताइए कैसे सॉल्व किया आपने? सर पहले तो CO गैस का मोलर मास निकाल देंगे। हाँ मोलर मास कितना आया? 28। कितना? 28। हाँ 28। उसके बाद? फिर सर इसमें हमें दे रखा था 20 Na इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ तो सर हम पीछे वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मोल्स इनटू, एक मिनट सर, 14, हाँ सर, ये 20 Na
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स और इनटू 14, उस हिसाब से सर हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 10/7। नंबर ऑफ मोल्स है 10/7। हाँ तो सर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, 10/7 इज इक्वल टू गिवन मास बाई 28 और सर फिर 40 ग्राम। ठीक है, सही है। देखिए आपको क्या गिवन है, 20 Na इलेक्ट्रॉन गिवन है, यानी अगर सिंपली कहा जाए तो यानी 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आने कितना चाहिए था, 1 मोल अगर हमारे पास CO रहेगा, ठीक, अगर सिर्फ 1 मोल CO होता, एक मॉलिक्यूल CO में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में आएंगे। ठीक है, यानी 1 मोल CO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 Na इलेक्ट्रॉन आएंगे। डन। यानी अब इसको उल्टा लेकर के आओ, यानी Na इलेक्ट्रॉन कितने में आएंगे, 1/14 में, यानी 20 Na इलेक्ट्रॉन कितने में आएंगे, 1/14 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड के कितना है 10/7, यानी 10/7 मोल ऑफ CO। अगर नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो गिवन मास निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल जितना है मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, इसका मोलर मास निकालोगे तो 16 और 12 28, तो 7 4 28, टोटल कितना है आपके पास 40। बेटा किसी को कुछ पूछना है आगे? बेटा किसी को कुछ पूछना है, आगे चलें फिर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना हेडिंग लिखिए मास परसेंट और एंड मास परसेंट ऑफ मिक्सचर। मास परसेंट एंड मास परसेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मास परसेंट की। अब मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमसे अगर इसमें पूछता है कि इसमें कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है, तो बेटा जब भी परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होगा तब अपने आप बाय डिफॉल्ट इसका मतलब मास परसेंट ही दिया हुआ है, आपको कुछ और कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, जब तक कुछ और ना लिखा हो। अब इस CO2 के पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है, ये हम कैसे पता करेंगे, तो हम निकालेंगे कैसे, जो आपका एटॉमिक वेट होगा या जिसका भी मास पूछेगा उसका मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। अगर CO2 मॉलिक्यूल में परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन पूछता है तो कार्बन इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, एक एटम का मास कितना होता है 12। ठीक है, CO2 के टोटल मॉलिक्यूल का वेट कितना आएगा, 16 दूना 32 और 12 44 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको डिवाइड कीजिए, यानी टोटल कितना आया 300/11%। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 3 22 8 3 22 27.27% ऑफ कार्बन। यानी CO2 का अगर आप एक मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें कार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट है, 27.27%, या फिर के लिए 300/11%। ठीक है, अगर इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछता है तो कितना आएगा, पहला मेथड ये है कि 100 में से इसी को माइनस कर दीजिए, क्योंकि भाई हमारे पास टोटल क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन ही है, तो परसेंटेज ऑक्सीजन 100% में से निकलेगा। अगर इतना कार्बन है तो बचा हुआ क्या होगा, ऑक्सीजन, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 72.72
7 3। ठीक है, दूसरा मेथड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपसे पूछेगा तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितना प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, एक एटम का वेट कितना होता है 16, यानी 2 का कितना होगा 32। टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44 मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसको सॉल्व कीजिए, 4 8 32, 4 11 कितना आया 800 बाई 11, इसको डिवाइड कीजिए 77 7.7272 ऐसे चलेगा, तो इसको 7 3 कर दीजिए। सर अगर इसमें अप्रॉक्स 72.72 आते तभी वो गलत नहीं है ना? नहीं बेटा, इतना चलता है केमिस्ट्री में, इतनी अप्रोक्सीमेशन चलती है। ओके। ठीक है, आप कुछ नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब आप कुछ मॉलिक्यूल का आप लोग निकालिए, मैं गिवन कर रहा हूँ आपको। इसमें पहला आपका CH4, इसमें परसेंटेज हाइड्रोजन बताना है। दूसरा आपका यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये याद रख लीजिए, बहुत काम का फॉर्मूला है, मोल कॉन्सेंट बहुत जगह आएगा यूरिया का फॉर्मूला। इससे परसेंटेज नाइट्रोजन आपको बताना है। उसके बाद CH3OH, इसमें आपको परसेंटेज ऑक्सीजन बताना है। ठीक है, ये 3 आप बताइए बस। पहले का 25%, ठीक है। दूसरे का पहला 25%, ठीक है। 4/16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 25%। चलिए, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है? फोर्टी 26.66, 28/60 ऐसे कुछ आता है शायद, 28/60 आता है। ये सिर्फ 28/60 इंटू 100 ही आ रहा है। हाँ ठीक है, फिर सही है। थर्ड का आंसर है 50%, यानी 16 16 32, हाँ 50%। ठीक है, पहले का आपसे आपका आंसर है 25%, दूसरे का आंसर है 28/60 इंटू 100, 60।
और तीसरे का आपका आंसर है 16/32 इंटू, ठीक है, दैट इज आपको बाय मास परसेंट निकालना आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे मास परसेंट ऑफ मिक्सचर पे, कि मिक्सचर का मास परसेंट कैसे निकालते हैं। देखिए सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें कंपाउंड ए हमारे पास Na मोल के बराबर है। ठीक है, ये क्या है, उसके मोल्स है। ठीक है, और इसका मोलर मास वो कैपिटल Ma के बराबर है। हमारे पास एक और कंपाउंड है बी, जिसके नंबर ऑफ मोल्स Nb के बराबर है और इसका मोलर मास Mb के बराबर है। एक और कंपाउंड है सी, जिसके नंबर ऑफ मोल्स Nc के बराबर है, टोटल मास मोलर मास इसका Mc के बराबर है। ठीक है, तो मास परसेंट ऑफ मिक्सचर क्या होता है कि अब अगर आपसे सपोज पूछता है कि आपके इस मिक्सचर में मास परसेंट ऑफ ए कितना आएगा, ठीक है, दैट मींस मास परसेंट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, जो जिसके बारे में पूछा जाए उसका मास अपॉन टोटल मास। ठीक है, दैट मींस मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए मास ऑफ ए किसके बराबर होगा, जितना उसका मोलर मास होगा मल्टीप्लाई बाय उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अभी थ्योरेटिकली समझिएगा, बाद में भी मैं एक न्यूमेरिकल लेके समझा दूंगा। तो मास ऑफ ए किसके बराबर होगा, जितना उसका मोलर मास होगा इनटू मल्टीप्लाई बाय उसके नंबर ऑफ मोल्स, दैट मींस Ma इनटू Na अपॉन टोटल मास किसके बराबर होगा, MaNa MbNb और McNc, यानी MaNa प्लस MbNb प्लस McNc। ठीक है, ये हमारा क्या है, मास परसेंट ऑफ ए। बी का पूछेगा तो यहाँ क्या कर दीजिएगा, MbNb और नीचे की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, यानी जो आपका टोटल मास है वो हमेशा कांस्टेंट है, किसके बराबर आएगा, MaNa के बराबर आएगा प्लस MbNb के बराबर आएगा प्लस McNc के बराबर आएगा। सर एक मिक्सचर के साथ 3 मार्क्स कैसे हो सकते हैं सर, Ma Mb Mc? क्या हुआ, सर एक मिक्सचर के साथ 3 मार्क्स कैसे हो सकते हैं सर? बेटा 3 मास कैसे है, 3 मास, अच्छा चलिए मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप थ्योरेटिकली नोट कीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए नोट कर लिया सबने, सर हाँ जी, सर इसमें इंटू 100 भी तो आना चाहिए पीछे। अच्छा नीचे ना, हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, 100 मल्टीप्लाई में आएगा, परसेंटेज है तो आएगा। चलिए बेटा नोट कर लिया सबने, ठीक है।
अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली हमने किया क्या और हो क्या रहा है इसमें। अब हमने एक सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, उसमें CO2 गैस भर दी कितने 2 मोल, O2 गैस भर दी कितनी 1 मोल, और उसी में हीलियम गैस भर दी कितनी 4 मोल। कंटेनर बंद कर दिया हमने। अब आप में से ये बताओ इस कंटेनर में जो जितनी गैस भरी है उसका टोटल मास किसके बराबर आएगा? और एक चीज लिख लीजिएगा, नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, ये आपस में रिएक्शन कुछ नहीं हो रही है। सर He का सर मास कितना होता है? कितना बेटा? हीलियम का 4 होता है। टोटल 80 ग्राम बेटा कैसे आया? CO2 अकेला 44 ग्राम का है। हाँ 136 आ सकता है जिसने 80 ग्राम निकाला है। CO2 तो अकेला 44 ग्राम का आएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ गया आगे कि MaNa प्लस MbNb प्लस McNc क्यों किया था। ठीक है, देखिए CO2 के 1 मोल का मास कितना हुआ 44 ग्राम, 2 मोल का मास टोटल कितना हुआ, यानी हमारे कंटेनर में CO2 कितनी भर दी है 88 ग्राम भरी है। ऑक्सीजन कितना भरा है 32 ग्राम भरा हुआ है। हीलियम का वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट आपका 4 होता है, तो 4 मोल का मास कितना आएगा 16 ग्राम। तो टोटल मास हमारे पास कंटेनर में कितना है, हमारे पास टोटल 88 और 32 90 30 120 136 ग्राम, दैट इज इक्वल टू टोटल मास आपका। ठीक है, अब आप किसी एक का मास परसेंट ऑफ O2 बता दीजिए कितना आएगा। बाकी छोड़िए, मास परसेंट ऑफ O2 रेशियो में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक आपको समझ में आने से मतलब है। को 23.52%। कितना आ रहा है? 23.52% से अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए दो प्यारा 32/136 कर दीजिए, आपका मास परसेंट ऑफ O2 आ जाएगा, यानी 32/136 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। अब इसी में हम एक और टर्म पढ़ लेते हैं, एवरेज मोलर मास। इसके बाद हम लिखेंगे एवरेज मास, वो क्या होता है अभी हम देखेंगे। अब बात आती है एवरेज मोलर मास की, सेम आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रिपीट करते हैं। अब ऐसे समझिएगा, एवरेज मोलर मास क्या होता है कि हमने सभी के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स ले लिए, जैसे CO2 के 2 मोल ले लिए, ऑक्सीजन के 1 मोल ले लिए, हीलियम के 4 मोल ले लिए। अब इसको आप बिल्कुल जनरल टर्म में समझिएगा, हमने CO2 2 चम्मच लिए, ऑक्सीजन 1 चम्मच लिए, हीलियम कितने लिए 4 चम्मच लिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ चम्मच गैसेस आ गए 7, मतलब 7 स्पून भर के हमने चम्मच गैसेस ले ली। अब उनको 7 स्पून हमने मिला करके एक डब्बे में कंटेनर बंद करके उसको शेक कर दिया। ठीक है, अब जब शेक कर दिया, अब जब उसको दोबारा निकालेंगे तो टोटल अमाउंट कितना रहेगा, अभी भी 7 ही रहेगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है कि अगर हमने टोटल 7 गिलास या 7 चम्मच अगर हमने मॉलिक्यूल जो गैसेस लिए हैं हमने कंटेनर में डाला, उसको शेक कर दिया, उसके बाद फिर हम नापेंगे तो कितना आएगा, टोटल 7 ही आएगा। ठीक है, अब बात आती है एवरेज मोलर मास क्या होता है। एवरेज मोलर मास ये होता है कि अब जब आपने उसको शेक कर दिया, अब उसमें से 1 चम्मच निकालोगे तो कुछ हीलियम आएगा, कुछ उसमें ऑक्सीजन आएगा, कुछ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो
अब जो एक चम्मच में जितना मास टोटल आता है उसे अब हम कहेंगे एवरेज मोलर मास। मतलब हमने क्या किया, 3 अलग अलग मिक्सअप कर लिया, आप ऐसे समझिए, शक्कर ले लिया और चीनी सॉरी नमक ले लिया, दोनों को इक्वल अमाउंट में या फिर अलग अलग अमाउंट में, 4 चम्मच चीनी और 5 चम्मच नमक मिलाया, मिलाने के बाद शेक कर दिया, ठीक है, मिक्स हो गए कंप्लीटली। अब उसमें से 9 चम्मच हो गए टोटल, अभी पहले भी 9 मिलाए थे, बाद में भी 9 है, एक हमने निकाला। अब उसका मास ना ही 1 चम्मच चीनी के बराबर होगा, ना 1 चम्मच नमक के बराबर होगा, मास उसका थोड़ा डिफरेंट होगा, उसी को हम कहते हैं एवरेज मोलर मास। जो हमने नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग लिए थे, इसको मिलाने के बाद मिक्सअप कर दिया, मिक्सअप करने के बाद अब हमने रैंडमली हाथ डाला या फिर स्पून लगाया और 1 चम्मच भर के निकाल लिया, तो इसमें CO2 भी आ गया, हीलियम भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। लेकिन अमाउंट हमने फिक्स किया कि भाई एक ही चम्मच का आपको वेट बताना है, मतलब आपको एक ही मोल का वेट बताना है, समझे? इसे हम कहते हैं एवरेज मोलर मास, ठीक है। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, MaNa प्लस MbNb प्लस McNc अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये आपका होता है एवरेज मोलर मास। सर इसे मल्टीप्लाई पे 100 नहीं करते? बेटा परसेंट नहीं है ना, तो ठीक है। अब आप इस कंपाउंड जो ये हमने मिक्सचर बनाया था, इसका आप एवरेज मोलर मास बताओ कितना आ रहा है। रेशियो में ही बता देना, कोई जरूरी नहीं है, वैसे मेरे ख्याल से अच्छा बढ़िया आंसर आता है इसका। वन 136/7, ठीक है। दैट मीन्स इसका एवरेज मोलर मास कितना आता है, 136/7। आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 नहीं आएगा। 7 1 जा 7 6 7 8 56 7 9 63 3 7 चौक 28 2 7 दूनी 14 26, ऐसे आगे रख। मतलब आपके जो पहले 1 मोल का मास हमारा किसके बराबर आता, या तो 44 ग्राम या तो 32 या तो 4। अभी हमारा 1 मोल का मास कितना है, 19.42 या फिर कह लीजिए 136/7 ग्राम, ठीक है। तो इनके बीच में कहीं लाई क्या हुआ। एक चीज आप ट्रिक याद रख सकते हो, अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है कि एवरेज मोलर मास जो हाईएस्ट होगा उससे ज्यादा नहीं होगा और जो लोवेस्ट होगा उससे कम नहीं होगा, समझ में आया? जो हाईएस्ट होगा उससे ज्यादा नहीं होगा, जो लोवेस्ट होगा उससे कम नहीं होगा। दैट मीन्स CO2 आपका हाईएस्ट है, यानी 44 ग्राम से ज्यादा आपका मोलर मास नहीं आएगा, एवरेज मोलर मास। हीलियम आपका लोवेस्ट है 4 ग्राम का, ये 4 मोल नहीं 4 ग्राम उसका पर्टिकुलर मोलर मास, 1 मोल का मास। तो हीलियम आपका लोवेस्ट है यानी 4 ग्राम के बराबर। दैट मीन्स आपका एवरेज मोलर मास 4 से लेकर के 44 के बीच में आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार स्टेट एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं जो आपको देख करके सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो अपना साइड में कहीं पॉइंट करके लिख लीजिएगा ये पॉइंट कि एवरेज मोलर मास हमेशा जो आपका मिनिमम मास मोलर मास रहेगा उससे कम आएगा और मैक्सिमम वाले से कम आएगा, मिनिमम वाले से ज्यादा आएगा। आप ब्रैकेट में ना एक चीज लिख लीजिएगा, आप ऐसे में एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर लिख लीजिएगा, ये साइड में लिख लीजिएगा एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, तो गड़बड़ हो जाएगा। एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर लिख लीजिएगा। डन, चलिए
अब एक और टर्म पे आते हैं, आपका एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट हमारा क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए हमने मास नंबर किसके बराबर पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए ना। अगर हम मास नंबर की बात करें, एटॉमिक मास की अगर बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट इंटीजर के बराबर आनी चाहिए, 16 AMU आना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली आता क्या है कि जैसे क्लोरीन की बात करें अगर हम, तो इसका क्या होता है 35.5। आना क्या चाहिए था, या तो 35 AMU आएगा या तो 36 AMU आएगा। 35.5 आने का रीजन क्या है, आप पीरियडिक टेबल में देखोगे तो आपको लगभग सारे मास पॉइंट में ही मिलेंगे। 16.05, 16.127, 16.357, ठीक है। इस टाइप से आपको सारे एटॉमिक मास मिलेंगे। वो एग्जैक्टली क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब होता है कि आपके एटमॉस्फेयर में अलग अलग एटम अलग अलग आइसोटोप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। आइसोटोप सबको पता है ना, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ठीक है। उनका परसेंटेज अबंडेंस अलग अलग होता है आपके एनवायरनमेंट में। जैसे आपके पास कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। यहाँ पे कार्बन के तीनों आइसोटोप्स हैं, ठीक है। इनका परसेंटेज अबंडेंस कितना होता है, ये हमारा लगभग 99.1% होता है, ये हमारा 0.05% होता है और ये हमारे अप्रोक्सीमेट 0.85% होता है, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालेंगे तो क्या आता है, जो एटम जितने परसेंट प्रेजेंट हो, यानी 12 कार्बन कितना परसेंट प्रेजेंट है 99.1, यानी 12 इंटू 99.1 प्लस 13 इंटू 0.05 प्लस 14 इंटू 0.85 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंट कितना था 100। अब यहाँ से जो मास आएगा वो आपका एवरेज एटॉमिक मास होगा और आपके पीरियडिक टेबल में वही लिखा हुआ रहता है। हेलो सर। सर क्लियर नहीं हुआ सर, ये एवरेज एटॉमिक मास। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो आप, बताओ। सर क्लियर नहीं हुआ सर, एक बार और समझा दो एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास नहीं क्लियर हुआ। देखिए बेटा, ऐसे समझिए, हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या होता है, क्लोरीन 1735 भी होता है और 1737 भी होता है, ठीक है। अब जब हमें मास लिखने की बारी आई पीरियडिक टेबल में, तो मास नंबर क्या लिखेंगे, 35 भी नहीं लिख सकते, 37 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों के दोनों सेम एक्सिस्टेंस है। तो हमने क्या किया कि हमने चेक किया कि एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है, तो ये निकला ये 75% है, ये 25% है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक काम करो कि एवरेज निकाल लेते हैं दोनों का। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितना इसका मास है मल्टीप्लाई बाय जितने परसेंट ये प्रेजेंट है, जितना ये मास है उसका मल्टीप्लाई बाय जितने परसेंट ये प्रेजेंट है, और टोटल परसेंट कितना था 100। दैट मीन्स 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, ये आपका होता है एवरेज एटॉमिक मास। सर आपने जो सर 75%, 25%, सर ये कैसे आया? बेटा ये नेचर में प्रेजेंट है, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये वैल्यू है, जितना नेचर में प्रेजेंट होता है वो वैल्यू लिखी है मैंने। सर लर्न करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, आपको निकालना आना चाहिए। आपसे ये सब इतना परसेंटेज लिख करके निकालना आना चाहिए। वो पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछेगा कितना परसेंट प्रेजेंट है। सर देगा ना सब कुछ ये? हाँ बिल्कुल बेटा देगा, जो लर्न करना होगा मैं लिखा दूंगा सीरियल ऑर्डर से।
नोट कर लिया सबने? ठीक है, चलिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको बोरोन के दो एटॉमिक मास गिवन है, एक आपको B10 गिवन है और एक आपको B11 गिवन है। ठीक है, इफ एवरेज एटॉमिक मास is 10.8 AMU, then calculate the percent of mixture बस इतना ही, calculate the percent of mixture। बीस पॉइंट 80, 26 एंड 80, ठीक है, 20 एंड 80%। चलिए बाकी लोग का आंसर देखे क्या आते हैं। चलिए बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए, आंसर क्या आ रहा है। तो बच्चों का केवल आंसर आया, एक रौनक, एक तनिष्क। आंसर आया है ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ गए 20 और 80%। मैं बता देता हूँ जिसको नहीं है। सपोज मान लो कि B10 हमारे पास X% प्रेजेंट है और B11 हमारे पास 100 - X% प्रेजेंट है, क्योंकि दो ही तो आपके पास एटम है। ठीक है, X% प्रेजेंट है यानी 10 × X प्लस 11 × 100 - X डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है 10 पॉइंट। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा सा इसको सोच समझ के कीजिएगा। नहीं, पहले सिंपल वाला देता हूँ, वो कीजिए, उसके बाद फिर अगला वाला कीजिए। कैलकुलेट एम एवरेज ऑफ मिक्सचर कंबाइनिंग SO2 and O2 in 2:1 mole ratio
ये पार्ट हो जाएगा तब दूसरे पार्ट पर आएगा। कैलकुलेट एम एवरेज ऑफ अ मिक्सचर containing O3 and O2 in 2:1 mass ratio. आई थिंक मेरे ख्याल से अब काफी बच्चों को ये चैप्टर समझ में आने लग गया है। ठीक है बेटा, जिसको भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है इनिशियल बेसिक्स क्वेश्चन में या किसी में भी, बेटा आप पर्सनली मुझे कॉल करके डिस्कस कर लेना। आप नोट्स को 2 से 3 बार एटलीस्ट पढ़ना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा फिर मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा आपको। ठीक है, ताकि मैं आपके फर्स्ट बैच के दूसरे चैप्टर के एंड होते होते मैं आपको फर्स्ट बैच के बराबर ला सकूं। तो जिस किसी को जो भी डाउट होगा उसको आप ध्यान से पढ़िएगा और जो डाउट होगा वो डिस्कस कीजिएगा। चलिए फर्स्ट का आंसर क्या है ये बताइए, रेशियो में बताइए फर्स्ट का आंसर इस वाले पार्ट का। एक 160/3। ठीक है परफेक्ट, 160/3 आ रहा आंसर, सही है। दूसरा वाला ट्राई कीजिए, थोड़ा सा सोच के ट्राई कीजिएगा, 2 ही लाइन में सॉल्व होगा। सेकंड वाले का आंसर दीजिए, पहले वाले का आंसर 160/3 सही है, वो ऑलमोस्ट सभी का हो गया होगा। सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है, अगर जिसको नहीं पता हो तो। चलिए किसी का कुछ आंसर आया? हेलो सर। हाँ जी सर, सर मुझे एक पीछे वाले में से क्वेश्चन पूछना था, वो आया नहीं था मुझे। बोलिए।
सर आप अभी कराओगे सर इसको अभी इसके बाद? हाँ 1 मिनट का टाइम दूंगा, बस समझाऊंगा आपसे, हो जाएगा वो, ज्यादा कुछ नहीं, एक लाइन का ही है। बोलो क्वेश्चन बोलो। सर ये था कि अगर इफ अ मोल वर टू कंटेन 1 into 10 to the power 24 particles, what would be the mass of? First है 1 mole of oxygen and second is a single oxygen molecule. अच्छा आपका ये अलग से क्वेश्चन है, मुझे लगा इसमें से आप हाँ क्वेश्चन। सर अलग से बोला, ये तो बोला था मैं अलग। अच्छा अलग से आप ग्रुप में डाल दिया करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं चेक करता रहता हूँ जनरली, 99% केस में देखता हूँ मुझे रिप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक आपके ग्रुप में मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि बच्चे खुद रिप्लाई दे देते हैं। आप उसमें डिस्कस कीजिए, नहीं आएगा तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके सर, ठीक है? थैंक यू। हाँ नहीं आएगा तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, ये मत सोचिएगा मैं ग्रुप में रिप्लाई बहुत कम करता हूँ। आपको नहीं आएगा तो आप मुझे सर पर्सनली नंबर कॉल कौन सा है सर कीजिएगा। आपका? सर नाम नहीं आता सर उसमें। अच्छा मेरा नाम मेरा नाम देवेंद्र प्रताप डीपी सर करके होगा उसमें, यार राहुल नाम करके शो हो रहा होगा। ठीक है। ठीक है, तो आप उस ग्रुप में देखना, आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। चलिए आपका देखिए, यहाँ मोल की टर्म में हमने फॉर्मूला पढ़ा है और हमको यहाँ दिया है मास की टर्म में फॉर्म। ठीक है, दैट मीन्स पहले इसको मोल में बदलो। तो मान लिया मैंने O3 के कितने ग्राम थे, 2 ग्राम थे, और O2 कितने ग्राम थे, 1 ग्राम था। ठीक है, O3 के 2 ग्राम को मोल में डिवाइड करोगे यानी 2/48 मोल, इसके कितने आएंगे 1/32 मोल। अब मोल में फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, अब मोल रेशियो अगर आप निकालोगे, इसका मोल रेशियो किसके बराबर आएगा? देखिए 2/48 यानी 24 हो गया। अब रेशियो अगर आप निकालेंगे तो यानी 1/24 डिवाइडेड बाय 1/32 यानी आएगा 4:3 का मोल रेशियो आएगा। मैंने क्या किया है, 1 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/32। रेशियो का मतलब तो ये हुआ, ये हमें 1/24 पता है, ये हमें 1/32 पता है। इसका रेशियो अगर निकालोगे, अब इसको सिंपल मैथ की तरह सॉल्व करोगे तो क्या लिखा है, 32/24 यानी 8 चौके 32, 8 तरीके 24, यानी रेशियो क्या है 4:3। ठीक है, अब हमको मोल रेशियो क्या पता चल गया, 4 और 3 का। O3 क्या है 4 और O2 कितना है 3। अब इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा और फिर अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन।